नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल तो सबसे पहले मौर्य काल के इतिहास की जानकारी हमें किस किस से प्राप्त होती है? इतिहास की जानकारी हमें किस किस से प्राप्त होती है? इसमें पहला है कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जिससे हमें पता चलता है विषाद की है मुद्रा राक्षस पुस्तक। उसके बाद में सोमदेव, और सोमदेव की है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। देखो कि हमारे पास आई कि पहले है मौर्य काल के अंदर कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है, दूसरी है विषाद की मुद्रा राक्षस, तीसरी है सोमदेव की कथा सरित सागर, सेमेंद्र की पुस्तक लिखी हुई है बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी। तो ये चारों किताबें हैं। सोमदेव कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव है, बृहद कथा मंजरी के लेखक सेमेंद्र है, मुद्रा राक्षस के विशाल दत्त है, और शास्त्र पुस्तक के कौटिल्य है। इन चारों से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही हम बात करते दीपवंश व महावंश, इन पर टीकाएं लिखी थी। दीपवंश और महावंश की टीका, तो इनके बारे में मौर्य काल की, इनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में भद्रबाहु कल्पसूत्र, भद्रबाहु का है कल्पसूत्र, जिसे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। दो यूनानी लेखक थे, स्ट्रेबो और प्लूटार्क। ये यूनानी लेखक थे, और इनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख, तो हमें मौर्य काल के इतिहास की अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, विशाल दत्त की मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, सेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी है, दीपवंश महावंश पर जो टीकाएं लिखी गई है उनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, जिसे हमें
जानकारी प्राप्त हुई है। ये दो यूनानी लेखक है, स्ट्रेबो और प्लूटार्क, इनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन और अशोक के जो अभिलेख है उनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो थी हमारे मौर्य काल की जानकारी के स्रोत कि भाई मौर्य काल के बारे में आप पढ़े तो जानकारी प्राप्त होती है, तो उनके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो ये अब बात करते हैं ये चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसी का नाम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। सबसे पहले राजा हुआ था मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य है वो 322 ईसा पूर्व के अंदर 25 वर्ष की आयु में शासक बना था। अब किसको हराकर इससे, तो ये थोड़ी सी घटना है, वो घटना मैं आपको बता देता हूं कि नंद वंश था और नंद वंश का राजा था घनानंद। नंद वंश का राजा था घनानंद। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। घनानंद एक दरबार बुलाता है जिसमें सभी शिक्षकों को आमंत्रित करता है। सभी शिक्षकों को आमंत्रित करता है जिसमें चाणक्य के दो या कौटिल्य के दो ये भी आमंत्रित होते हैं। अब कारण क्या था कि ये हमारी तरह क्या है कि कोई खूबसूरत नहीं था, ये बिल्कुल ऐसे गधा था चेहरे से बिल्कुल ही, लेकिन माइंड का बड़ा खतरनाक राजनीतिज्ञ था। तो ये घनानंद के दरबार में आता है, लेकिन घनानंद इसका अपमान करते हैं वहां पे। देखिए ये खूबसूरत ही नहीं है, इसको यहाँ किसने बुलाया इतने बदसूरत व्यक्ति को। तो आपको पता है कि पहले वाले जितने भी शिक्षक थे वो सब चोटी रखते थे इतनी इतनी लंबी, तो उसने दरबार के अंदर अपनी चोटी की वो भी गांठ लगाई हुई रखते थे। तो ये अपनी चोटी की गांठ खोल लेते हैं और कहते हैं कि जब तक आपका खात्मा नहीं करता, यानी तुझे यहाँ से हटा नहीं देता, तब तक इस चोटी के गांठ नहीं लगाऊंगा। तो एक दिन क्या होता है कि चाणक्य है वो रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में देखा कि ये एक बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, ये बालक है वो खेल रहा था। और पहले वाले जितने भी लड़के खेलते थे उसमें एक राजा बनता था। आजकल क्रिकेट के लिए कई तरीके के गेम होते हैं, ज़्यादातर आजकल वो खेलते हैं पबजी गेम, मोबाइल है जिंदाबाद है। तो पहले ये कोई मोबाइल था नहीं, तो उसकी वजह से क्या है वो इस तरीके के खेल खेलते थे। तो इसमें ये राजा बना हुआ था और उसके साथी थे वो प्रजा के थे, कोई मंत्री बना हुआ था। इस तरीके से ये मतलब देख रहा था। तो ये मतलब जो शिक्षक है चाणक्य वो उस चीज को देख रहा था, तो उसके दिमाग में आया कि इस बालक को अगर अपन लेके जाए साथ में और इसको शिक्षक किया जाए, उसे बनाया जाए, तो ये शायद हो सकता है अपने काम का हो सकता है और अपनी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त है, इसको चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उसे शिक्षा प्रदान करते हैं और एक
यानी 322 ईसा पूर्व के अंदर घनानंद पर आक्रमण करके और घनानंद को हटाकर 322 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त को राजा बना देते हैं। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की 25 वर्ष की आयु होती है जब वह राजा बनता है। अब बात करते हैं अपन चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में 305 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी का नाम आता है, ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर का उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के बीच और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईस्वी के अंदर युद्ध होता है, जिसके अंदर सेल्यूकस निकेटर है वो पराजित हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर पराजित होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का कई क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर देखो, ये पराजित होने के बाद में कहते हैं कि पराजित होने के बाद में सेल्यूकस निकेटर है वो कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का कुछ भाग चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में आ जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य है वो 500 हाथी है वो सेल्यूकस निकेटर को देता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी जिसका नाम था हेलना। हेलना का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। हेलना का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ, दो तमिल ग्रंथ है जिसका नाम पहला है एहनानूरू, दूसरा है मुरनानूरू। ये दो तमिल ग्रंथ है और इन दोनों तमिल ग्रंथों से ये पता चलता है कि दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था। तो ये तमिल दो ग्रंथ है एहनानूरू और मुरनानूरू। तो इनसे पता चलता है कि दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था। अब बात आती शासन के अंतिम समय की। तो चंद्रगुप्त अंतिम समय जब शासन का था तो उस समय भयानक अकाल गिरा था, भयानक अकाल गिरा जिससे उनका मन द्रवित हो गया, मन द्रवित हुआ और
चंद्रगुप्त मौर्य है वो भद्रबाहु से दीक्षा ली, यानी क्या प्राप्त किया, दीक्षा ली भद्रबाहु से, ये नाम याद रखना, भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त कर वो श्रवण बेलगोला चले गए और वहां पर श्रवण बेलगोला में सलेखना का मतलब होता है उपवास, यानी सलेखना पद्धति अपनाकर यानी उपवास रखकर अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। सन आता है 298 ईसा पूर्व के अंदर मृत्यु हो गई। यानी 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं अपन इसके चाणक्य की। तो ये तक्षशिला के शिक्षक भी थे, साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, चाणक्य थे। ये कभी सेनापति नहीं बने थे, प्रधानमंत्री के पद पर ही रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। अब इसके बाद में एक चीज और आती है कि इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये बात कही थी कि जो राज्य होता है उस राज्य के शासन होते हैं। चाणक्य ने कहा था, चाणक्य के अनुसार राज्य के साधन बताइए, राज्य के साधन होते हैं। पहला अंग होता है राजा, पहला अंग उसमें होता है राजा। दूसरा बताया उन्होंने अमात्य। तीसरा राष्ट्र। चौथा अंग बताया उन्होंने दुर्ग। पांचवा बल। और छठा जो बताया वो है कोष। और सातवां बताया है वो है मित्र। ये राज्य के साधन होते हैं, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र। ये साधन बताएंगे। चाणक्य के अनुसार जो राज्य होता है उस राज्य के साधन होते हैं राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल और कोष, मित्र। सेल्यूकस निकेटर है वो एक राजदूत भेजता है किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और उस राजदूत का नाम होता है मेगस्थनीज। ये मेगस्थनीज नाम का जो राजदूत होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर जाता है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगस्थनीज। इन्होंने पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहा था।
कई वर्षों तक रहा। तो भाई ये तो थी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त माना जाता है, और इसके दरबार के अंदर मेगस्थनीज नाम का जो राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, और कौटिल्य ने बताया, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और उसने ये बताया कि जो राज्य होता है उस राज्य के 7 अंग होते हैं, जिसमें राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र, ये 7 होते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य था वो 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, उसको पराजित किया था, और कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान का कुछ जो भाग था वो भी उसने प्राप्त कर लिया था। तमिल ग्रंथ है एहनानुरु और मुर्नानुरु, इससे ये ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था, और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उस हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय था शासन का, उस समय में भयानक अकाल पड़ने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य का जो मन है वो बड़ा गर्वित हुआ था, इसलिए उसने भद्रबाहु के पास शिक्षा प्राप्त की, यानी ज्ञान दीक्षा ली, और वहां से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला चले गए, और वहां जाकर सलेखना पद्धति के माध्यम से या उपवास रखकर अपने प्राणों को 291 ईसा पूर्व के अंदर त्याग दिया। तो ये थी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन किया है हम लोगों ने। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और लाइक भी कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम सही तरीके से और बढ़िया तरीके से समझाएं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। धन्यवाद।